नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। अब ये एडिटोरियल आज आपको शाम को मिल रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा रास्ते में था, काफ़ी लेट हो गई यहाँ घर पहुँचते पहुँचते, फ्लाइट भी डिले हो गई थी, तो अब मैं ये एडिटोरियल आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है एन एंटी डिस्क्लोजर अमेंडमेंट दैट हिट्स पब्लिक हेल्थ। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 को पब्लिश किया है और इन पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 के थ्रू क्या होता है और इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या यहाँ पे चेंज करने की बात करी गई है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बहुत डिटेल में बातचीत करी गई है। देखिए, पेटेंट आपको पता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपने कोई इनोवेशन किया तो वो इनोवेशन प्रोटेक्टेड रहे। तो मान लीजिए इंग्लैंड की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई एक दवाई बनाई और उस दवाई का पेटेंट किया इंडिया में, तो कहने का मतलब क्या है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ही उस दवाई को बेच सकती है इंडियन मार्केट में। इसको बोला था पेटेंट। और उस दवाई का वर्जन कोई इंडियन कंपनी या कोई दूसरी कंपनी इंडियन मार्केट में नहीं बेच सकती। तो कुल मिला के पेटेंट एक प्रकार की मोनोपोली होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। नॉर्मल अगर केसेस में ये पेटेंट मोनोपोली 20 साल के लिए दी जाती है। और जब इस पेटेंट की मोनोपोली की बात आती है, पेटेंट करने की बात आती है, तो वो पेटेंट होता है कुछ रूल्स के हिसाब से और उन रूल्स में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है। तो ये अमेंडमेंट्स क्या हैं, इनको यहां पे देखेंगे। नेक्स्ट, टाइम टू रिसरेक्ट अ पॉपुलर फ्रंट। यहां पे भाई देखिए बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, सीधे स्किप, कोई मतलब नहीं है यहां पे इसको बात करने का, बिल्कुल ही पॉलिटिकल आर्टिकल है। अगला है अ टॉर्चुअस रिकवरी। देखिए, रिसेंट जीएसटी इनफ्लोस के फिगर आए हैं दिसंबर में, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें करी जा रही हैं। इन फिगर्स को मैंने कल भी आपको बताया था करंट अफेयर्स में, और आज फिर से एक बार इस आर्टिकल को एक कर्सरी लुक इस पे देख लेंगे, क्योंकि वही सारे स्टैटिस्टिक्स रिपीटेड हैं जो कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और इन स्टैटिस्टिक्स को एक लिमिट से ज़्यादा अपने दिमाग में घोटने का फायदा है नहीं, क्योंकि ऐसे स्टैटिस्टिक्स हर मंथ के एंड पे अपडेट होते हैं। तो एक ही स्टैटिस हर मंथ के एंड के स्टैटिस्टिक्स को आप याद करके कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, हाँ, अपने व्यू पॉइंट को, अपने इकोनॉमिक व्यू पॉइंट को, अपनी इकोनॉमिक क्लैरिटी को ठीक करने के लिए आप अभी इन चीजों को समझते हुए चलो, स्टैटिस्टिक्स रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आहरीट। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स रटने की जरूरत नहीं है, मैं उन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं जो कि मंथली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। वैसे आपको यूपीएससी मेन में बहुत से स्टैटिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन मंथली इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को रटने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं आहरीट गैम्बल। यहां पे दोस्तों दो न्यूज निकल के आ रही हैं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि एस्ट्राजेनेका की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की थी, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया। कल की डेट में एक न्यूज निकल के आई कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि वैक्सीन को अप्रूवल देने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी ला रही है हमारी सरकार। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए इसके बारे में बात करेंगे। और सुबह की जो मैंने करंट अफेयर्स बनाई थी, उस समय पे मैंने न्यूज़ को अपडेट नहीं किया था, तो उस समय पे मैंने आपको ये बताया कि जो कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल नहीं मिला है। लेटेस्ट जो मैं अभी न्यूज़ देख रहा था दिन में दोस्तों, तो कल ही एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया। तो अब भाई कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अप्रूव हो गई इंडिया में। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, ये कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद के साथ बनाया गया है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई यहां पे एक और आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो है डोंट इग्नोर द वुमेन फार्मर्स। तो भाई फार्म बिल्स के नाम पे जब भी बातचीत होती है तो फार्म बिल्स की कमियों को हम लोग देखते हैं, और जब भी फार्मर्स की बात होती है, एग्रीकल्चर में जो लोग बात की जाती है, किसानों की बात होती है, तो किसानों में नॉर्मल कर हम लोग मेल से आइडेंटिफाई करते हैं किसान को, जबकि एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सी वुमेन भी इन्वॉल्व है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन फार्मर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, ओवरऑल फार्म लॉस को आप इंप्रूव करो फार्मर कम्युनिटी के लिए, लेकिन फार्मिंग कम्युनिटी के लिए अंदर ये जो वुमेन तबका है, जो कि वुमेन फार्मर्स हैं, उनके कितने बुरे हाल हैं और उनके लिए क्या क्या और अच्छा करना चाहिए, उसके बारे में एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, एन एंटी डिस्क्लोजर अमेंडमेंट दैट हिट्स पब्लिक हेल्थ। सब हेडिंग क्या है, द डायल्यूशन ऑफ पेटेंट वर्किंग डिस्क्लोजर रूल्स
हैम्पर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिजीम। कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिजीम क्या होता है कि भाई कोई एक ऐसी वैक्सीन जो कि किसी कंपनी के द्वारा पेटेंटेड है, बट किसी एक कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में, उस वैक्सीन की इमरजेंसी बेसिस पे रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर उस पेटेंट को वायलेट करके इंडिया की सरकार उसके जेनरिक फॉर्म्स को बना के उस वैक्सीन को इंडिया के लोगों के बीच में सस्ते दाम पे बांट सकती है। ये होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। खैर, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। शुरुआत कैसे हो रही है? रिसेंटली एक न्यूज निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली पब्लिश द पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 को पब्लिश किया गया और क्या बोला गया है इसमें? अमेंड किया गया है द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट दैट पेटेंटीज एंड लाइसेंसीज आर रिक्वायर्ड टू एनुअली सबमिट टू द पेटेंट ऑफिस डिस्क्लोजिंग द एक्सटेंट टू विच दे हैव कॉमर्शियली वर्कड और मेड द पेटेंटेड इन्वेंशंस अवेलेबल टू द पब्लिक इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कि किसी एक बीमारी के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन मनी ए, तो किसी बीमारी के लिए एक वैक्सीन मनी ए, और इस वैक्सीन को यूएसए की एक कंपनी ने बनाया। तो यूएसए की एक कंपनी ने एक वैक्सीन बनाई ए, और मान लीजिए इस वैक्सीन की इंडिया में बहुत डिमांड है। तो भाई ये जो वैक्सीन है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने इस ए वैक्सीन को बनाया, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की सरकार के पास आएगी और इंडिया की सरकार से बोलेगी कि ठीक है भाई, आप इस वैक्सीन को अपने देश में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको हमें इसका पेटेंट देना पड़ेगा। इंडिया की सरकार बोलेगी ठीक है भाई, हम आपको इसका पेटेंट देते हैं। पेटेंट का मतलब क्या है कि अब इंडिया के मार्केट में इस पर्टिकुलर वैक्सीन ए को वही फार्मास्यूटिकल कंपनी बेचेगी जिसने इस वैक्सीन ए को बनाया है। अगर कोई और जेनरिक वर्जन बेचने की कोशिश करता है तो सरकार उसको रोकेगी। 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है, ठीक है ना। और इन 20 सालों में ये जो ए कंपनी है, ये अपने दाम के हिसाब से सिर्फ यही उस वैक्सीन को बना के बेचेगी। और अपने दाम के हिसाब से मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल होता है। यानी कि ए जब उस वैक्सीन को इंडिया में बेचेगा तो ए सरकार के साथ बातचीत करके एक प्रॉपर दाम फिक्स करेगा और तब उस वैक्सीन को बेचेगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल पेटेंट। लेकिन यहां पे सरकार क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है कि पेटेंट रूल्स के हिसाब से जो पेटेंटीज हैं और जो लाइसेंसीज हैं, यानी कि वो कंपनियां जिन्होंने उस पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाया या जिन्होंने एक इन्वेंशन को बनाया और उस इन्वेंशन का फायदा वो इंडियन मार्केट से उठा रहे हैं, ऐसे केसेस में जो सरकार है हमारी, वो उन कंपनीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ये सरकार बोलती है कि आप इस पेटेंट को, इस इन्वेंशन को कॉमर्शियली वर्क करेंगे इंडिया में, ताकि वो वर्क पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। मैं यहां पे आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए यूएसए की इस कंपनी ने ए वैक्सीन को बनाया। अब ए वैक्सीन को बनाने के लिए यूएसए की कंपनी ने क्या किया कि यूएसए के अंदर ही इस एक वैक्सीन की बहुत सारी डोजेस को बनाया और उन्होंने इंडिया में उसको एक्सपोर्ट करके इंडियन मार्केट में बेच दिया। दूसरा तरीका क्या है कि यूएसए की उस कंपनी ने इस ए ड्रग को बनाने का ठेका इंडिया में सिचुएटेड किसी एक कंपनी को दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसको इंडिया में कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो इससे इंडिया को क्या फायदा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोवैक्स, ये जो कोविशील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कोविशील्ड को बनाने में जितनी भी रिसर्च है, उसका एक्सेस मिलेगा। सिमिलरली कोई भी वैक्सीन जो कि बाहर का देश का कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में पेटेंट करके इंडिया में अगर बेचने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे केसेस में उसको कॉमर्शियली इंडिया में अवेलेबल कराने का मतलब क्या है? कॉमर्शियली इंडिया में वर्क कराने का मतलब क्या है कि कम से कम उस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर आप इंडिया में करो, ताकि इंडिया की कंपनीज जो कि उस वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व होंगी, उनको थोड़ी बहुत वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी, थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे देश के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसको बोला था कॉमर्शियली वर्क करना। पेटेंट ऑफिस ये बोलता है कि जब आपको पेटेंट मिला है 20 सालों का, तो आप हर साल, जो भी पेटेंटी है, लाइसेंसी है जिसने पेटेंट ले रखा है, वो हर साल सरकार के सामने एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसमें वो बताएगा कि उसने कॉमर्शियली वर्क कितना किया है उस पर्टिकुलर पेटेंट पे। यानी कि वो जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को सच में इंडियन पब्लिक के सामने कितना अवेलेबल कराया है, कितना इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना, आप कह सकते हैं, योगदान दिया। तो यही सब बातें हैं यहाँ पर। तो ये डिस्क्लोज करना पड़ता है एक फॉर्मेट में। अब यहां पे जो डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है जिसके चलते
पेटेंट रूल्स के अंदर पेटेंटी को या लाइसेंसी को यह बताना पड़ता है कि हमने इस टेक्नोलॉजी से बनाई हुई इस वैक्सीन को इस हद तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल करवाया है, इंडियन मार्केट में जॉब पैदा की है, इंडियन कंपनी के साथ एसोसिएशन करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। इन सब की रिपोर्ट दी जाती है हर साल पेटेंटी और लाइसेंसी के द्वारा, और इसके लिए एक डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है। इस डिस्क्लोजर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट्स को सरकार ने रिसेंटली बदला है, और कुछ इस तरीके से बदला है कि वो पब्लिक के फेवर में ना होके कॉर्पोरेट के फेवर में ज्यादा हो। जबकि ये इशू जब ओरिजिनली उठा था ना, वो इसलिए उठा था कि ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो पेटेंटीज हैं, जो कि इंडिया का मार्केट इस्तेमाल करके अपनी दवाइयां बेचते हैं, ये प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर फॉर्मेट को भर नहीं रहे। और इस पूरे इशू के चलते इंडिया का जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का रिजीम है ना, ये कमजोर पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसको वाइटल इन्वेंशंस करने की काबिलियत नहीं मिलेगी। हम लोग आगे आने वाले समय में लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं बना पाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की पब्लिक हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाएगा। यानी जो पेटेंट रूल्स में सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, जिस हिसाब की चेंजेस करने चाहिए थे उस हिसाब के चेंजेस नहीं किए गए। यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ 20-year पेटेंट मोनोपोली ग्रांटेड बाय एन इन्वेंटर, granted to an inventor, India's patent law imposes a duty on the patentee to commercially work the invention in India to ensure its benefits reach the public। समझ गए ना, यही सब बातें मैं आपको बता रहा हूं कि 20 साल की मोनोपोली जरूर दे रही है हमारी सरकार उस कंपनी को कि भाई तुम अपने दाम के हिसाब से सरकार के साथ डिस्कस करके सिर्फ तुम ही उस वैक्सीन को बेचोगे। लेकिन जब तुम सिर्फ ही उस वैक्सीन को बेचोगे, उस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर आप इंडिया के किसी लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर सकते हो, जिससे इंडिया की पब्लिक को रोजगार मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में मिले। तो ये जो कॉमर्शियली वर्क द इन्वेंशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये यहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा था। तो यहां पे देखिए लिखा है, इन फैक्ट द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट इटसेल्फ इज टू नॉट ओनली इनकरेज इनोवेशन बट ऑल्सो इंश्योर दैट इनोवेशंस आर वर्कड इन इंडिया एंड आर मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन सफिशिएंट क्वांटिटी एट रीजनेबल प्राइसेस। यानी कि जब हम पेटेंट देते हैं, जब इंडिया की सरकार किसी दूसरी कंपनी को पेटेंट देती किसी भी वैक्सीन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो कंपनी है वो इंडिया में वैक्सीन बेच रही है और इंडिया के जो बीमार लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है, तो वो कंपनी ज्यादा कमा रही है, तो वो कंपनी ज्यादा कमा रही है तो उसको इनोवेशन के लिए इंस्पिरेशन मिल रहा है। केवल ये रीजन नहीं है, इंडिया में जो बेनिफिट्स है वो आने चाहिए। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, वो वैक्सीन इंडिया में लोगों को एक अप्रोप्रिएट दाम पे मिले, ये सारे बेनिफिट्स इंडिया में आने चाहिए। ये सब बातें यहां पे बोला जा रहा है। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, मैंने थोड़ा सा बीच में मैटर स्किप किया है। मैं आपको ये बता दूं कि पूरा पूरा इशू उठा क्यों है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2015 में एक शमनाद बशीर नाम के पर्सन ने एक पीआईएल फाइल की, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बशीर साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्या बोला कि भाई ये जो फॉर्म 27 दिया जाता है इन पेटेंटीज को, लाइसेंसी को, इस फॉर्म 27 को ठीक तरीके से पेटेंटी लाइसेंसी भर ही नहीं रहे। अरे भाई, जब आपको पेटेंट वर्किंग डिस्क्लोजर रूल्स दिए गए हैं और आपसे ये बोला गया है कि भाई जिस वैक्सीन का आपको इंडिया में पेटेंट मिला है, क्या आप उस वैक्सीन को कॉमर्शियली वर्क कर रहे हैं, क्या उस इन्वेंशन को कॉमर्शियली वर्क कर रहे हैं इंडिया में, इसकी आपको सालाना रिपोर्ट दे दी है। लेकिन ये पेटेंटी लाइसेंसी रिपोर्ट देते नहीं है, डिस्क्लोजर्स रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वायलेटर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए, ऐसा बोला पीआईएल में किसने, शमनियत बशीर ने। और शमनाद बशीर ने जब ये चीज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस चीज को सुना गया। ठीक है भाई, तो यहां पे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यह भी बोला गया कि जो फॉर्म 27 है, जिसके थ्रू पेटेंटी और लाइसेंसी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या हम उस पर्टिकुलर पेटेंट को इंडिया में कॉमर्शियली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस फॉर्म 27 को बदलने की जरूरत है, ताकि एक्चुअली में पेटेंट किस तरीके से काम कर रहा है ये लोगों के सामने पता चल सके। गवर्नमेंट ने भी बोला कि भैया फॉर्म 27 के फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसको बदलने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक रिटन सबमिशन दिया कि ठीक है भैया, मानते हैं कि इस फॉर्म 27 के फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, हम इस फॉर्म 27 के फॉर्मेट को जल्दी से जल्दी बदलेंगे। और जब सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये सबमिशन दिया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि चलिए ठीक है, जब सरकार सबमिशन दे रही है तो सरकार ऑब्वियस सी बात है फॉर्म 27 के फॉर्मेट को बदलेगी। और 2018 में डिस्पोज ऑफ दिखा दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल को। तो पीआईएल के थ्रू ये पॉइंट आउट किया गया कि फॉर्म 27 के थ्रू जो भी डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन देनी थी पेटेंटीज को, लाइसेंसीज को, वो नहीं दे रहे। सरकार ने बोला हाँ भाई फॉर्म 27 में प्रॉब्लम है, हम फॉर्म 27 को बदलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला चलिए ठीक है, सरकार ने बोलेंगे बदलेंगे तो ऑब्वियसली बात है बदलेंगे। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिस्पोज ऑफ हो गया। अब 2018 में पीआईएल डिस्पोज ऑफ हुआ है और सरकार 2 साल बाद अमेंड कर रही है फॉर्म 27 को।
और फॉर्म 27 को पब्लिक के इंटरेस्ट में स्ट्रेंथन करने के बजाय यहां पे सरकार उसको वीक कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं यहां पे ऑथर। ऑथर कौन है इसके? तो ऑथर हैं आपके पंखुड़ी अग्रवाल। पंखुड़ी अग्रवाल एक आईपी लॉ रिसर्चर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के रिसर्चर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्पाइस आईपी पे। तो भाई ये जो चेंजेस किए हैं सरकार ने एक्चुअली में इस फॉर्म 27 को स्ट्रांग नहीं किया, इसको और कमजोर कर दिया और अमेंडमेंट की पूरी एक्सरसाइज को डिफीट कर दिया यहां पे सरकार ने। इस फॉर्म 27 में और इलेबोरेट डिटेल्स मांगने चाहिए थे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए थी डिस्क्लोजर फॉर्म में। और पीआईएल में यही तो बोला था बशीर साहब ने, पीआईएल में यही बोला था कि ये जो कंपनीज हैं ये सालाना, ये जो पेटेंटीज और लाइसेंसीज हैं ये सालाना इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं, तो सही तरीके से प्रोवाइड किए जाएं, इसलिए फॉर्म 27 को बदलने की जरूरत है। सरकार ने बोला कि भाई फॉर्म 27 को बदलने की जरूरत है। अब ये फॉर्म क्या मांग रहा है? अब ये फॉर्म पेटेंटीज और लाइसेंसीज को बोल रहा है कि आप पहले तो ये बताइए कि क्या आपने पेटेंट को इंडिया में वर्क किया, फिर इफ द इन्वेंशन हैज बीन वर्क, तो क्या पेटेंट को आपने वर्क किया और क्या इन्वेंशन को वर्क किया, यानी कि जो कुछ भी आपने आर&डी करके वो वैक्सीन बनाई थी क्या उसकी टेक्नोलॉजी आपने इंडिया में दी? ठीक है भाई। फिर पेटेंट जो आपको इंडिया में दिया गया है कि आपने उस पेटेंट को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्या जो चार्जेस आप लोगों से मांग रहे हैं उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए क्या वो रीजनेबल हैं? उसके बाद द रेवेन्यू और वैल्यू एक्रूड इन इंडिया फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग द इन्वेंशन इनटू इंडिया। तो भाई जो भी इन्वेंशन आपने किया है वैक्सीन का, जब आप उस वैक्सीन को इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हो तो जहां पे भी बना रहे हो उससे इंडिया को रेवेन्यू के मामले में कितना फायदा हो रहा है, और इस इन्वेंशन को और इस आप कह सकते हैं पेटेंट को इंडिया में वर्क करवाने के लिए वो कंपनी क्या एफर्ट्स लगा रही है, और अगर एफर्ट नहीं लगा पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको करने के लिए। तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आपको देनी है इस फॉर्म 27 में। लेकिन क्या चीज आपको नहीं देनी है जो कि आपको पहले देनी होती थी? आपको क्वांटम ऑफ द इनोवेशन इन्वेंशन मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, यानी कि उस वैक्सीन से रिलेटेड आर&डी, उस वैक्सीन से रिलेटेड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, इस वैक्सीन से रिलेटेड इनोवेशन और इन्वेंशन को आपने इंडिया में किस हद तक ट्रांसफर किया, इसके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है आपको। ठीक है भाई। उसके बाद द लाइसेंसेज एंड सब लाइसेंसेज ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर द मीटिंग ऑफ द पब्लिक रिक्वायरमेंट्स एट अ रीजनेबल पेस, मतलब कि क्या आपने उस वैक्सीन के लिए एक रीजनेबल प्राइस रखी है गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, तो इसके रिस्पेक्ट में भी कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कुल मिला के यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कुल मिला के यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस नए फॉर्म 27 को जो कि सरकार लेके आई, क्योंकि नया जो फॉर्म 27 वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि भाई इस नए फॉर्म 27 के हिसाब से तो ओवरऑल पीआईएल बशीर साहब ने जिसने फाइल की थी वो पूरा का पूरा पर्पस ही आप डिफीट कर रहे हो। अरे उस पीआईएल में तो ये बोला गया था कि जो पेटेंटीज हैं और ये जो लाइसेंसी हैं ये किस हद तक उस इन्वेंशन को इंडिया में वर्क कर रहे हैं इसको चेक करना है। उसको स्ट्रांग करने के बजाय आप उसको उल्टा कमजोर कर रहे हो। एक तो आपने 2 साल लगा दिए, पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में डिस्पोज ऑफ किया, आप 2020 में अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, उसके बाद फर्जी अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, लॉ को कमजोर कर रहे हो। ये ऑथर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, याद रखना। फिर भाई एक पेटेंट एक्ट की बात की जा रही है इंडिया में जिसका नाम है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। ठीक है भाई। पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 क्या होता है? इस पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 के अंदर यह बोला गया कि भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकती है सरकार, और कंपलसरी लाइसेंसिंग की जो परमिशन है वो ट्रिप्स के अंदर भी मिली हुई है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ के अंदर भी मिली हुई है सरकार को। कंपलसरी लाइसेंसिंग चलते मैंने आपको बताया कि किसी एक वैक्सीन की अगर इंडिया में अर्जेंट जरूरत है तो उसके पेटेंट को तोड़ के सरकार वो वैक्सीन सस्ते में अपने लोगों को अवेलेबल करा सकती है, इसको बोला था सब्सिडी लाइसेंसिंग। और कोई पेटेंट अगर इंडियन सरकार ने किसी कंपनी को ग्रांट कर रखा है उस पेटेंट को रिवोक भी कर सकती है सरकार अंडर सम सर्कमस्टांसेस एज रिटन इन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। अब यहां पे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। कोर्ट्स हैव रिफ्यूज्ड एन इंटरिम इंजंक्शन इन केसेस एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंट व्हिच हैज नॉट बीन वर्कड इन इंडिया। यहां पे क्या बोला हुआ है कि भाई जुडिशरी का किस हद तक रोल है। जुडिशरी का रोल के बारे में यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए कंपनीज के बीच में और सरकार के बीच में ये पेटेंट है। अभी उस पेटेंट को सरकार ने कंपनी को दिया, कंपनी ने इस इन्वेंशन को वर्क किया इंडिया में या नहीं किया, ये कंपनी और सरकार के बीच की बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है हमारी वो ज्यादा इंटरफियर नहीं कर रही है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है कि हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई जो पेटेंट भी हमारी सरकार ने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ग्रांट किया है उस पेटेंट के चलते जो भी इन्वेंशन है क्या उसको इंडिया में वर्कआउट किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पब्लिक,
इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो हम अब्यूज ऑफ पेटेंट मोनोपोली को रोक पाएंगे, एक्सेसिव प्राइसिंग को रोक पाएंगे, इन्वेंशन की अवेलेबिलिटी को और इंश्योर कर पाएंगे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कैसे इंश्योर करेंगे? और इंफॉर्मेशन को पाने का तरीका क्या था? इंफॉर्मेशन को पाने का तरीका था फॉर्म 27, और आप फॉर्म 27 को यहां पे कमजोर कर रहे हो नए डिस्क्लोजर रूल के हिसाब से। ठीक है भाई। फिर यहां पे एक और बात बोली जा रही, जो पेटेंट एक्ट 1970 है उसका एक सेक्शन है 146 क्लॉज 2। ये सेक्शन 146 क्लॉज 2 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 क्या बोलता है कि भैया इंडिया में जो पेटेंटी है और जो लाइसेंसी है उनको हर साल सालाना पेटेंट ऑफिस में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जहां पे उनको ये बताना होता है कि वेदर दे हैव वर्क द इन्वेंशन इन इंडिया और नॉट। यही बातें जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, तो मैं आपको लीगल प्रोविजन बता रहा हूं, इसको चाहिए तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। सेक्शन 146 क्लॉज 2 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 ये क्या करता है? ये बोलता है हर पेटेंटी को और लाइसेंसी को जिसको भी पेटेंट मिला है इंडिया में कि आप सालाना पेटेंट ऑफिस के पास एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, जहां पे आप ये बताएंगे कि जिस भी चीज का आपको पेटेंट दिया गया है, क्या आपने उस पेटेंट को, क्या आपने उस इन्वेंशन को इंडिया में वर्क किया है या नहीं किया है। और इसके लिए एक डिस्क्लोजर लाना पड़ता है इन पेटेंटीज को, लाइसेंसीज को, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 27 फॉर्मेट। इस फॉर्म 27 का फॉर्मेट पेटेंट रूल्स 2003 के अंदर दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे जो पेटेंट ऑफिस है वो हर साल पता करता है कि सरकार ने जो पेटेंट दिया है उस पेटेंट को किस हद तक वर्क किया गया है इंडिया में, और क्या वैक्सीन रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो रही हैं। और ये जो पेटेंटीज और लाइसेंसीज हैं ये ताकतवर कंपनीज है और इनको सपोर्ट करती हैं इनकी सरकारें, तो यूरोप की सरकारें, यूएस की सरकारें। तो ऑलरेडी यूएस और यूरोप की सरकारें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर है कि ये जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म 27 का आप इसको हटाइए। पीआईएल बोल रहा है कि फॉर्म 27 की रिक्वायरमेंट को और स्ट्रांग करो, यहां पे सरकार अमेंडमेंट करके उसको और कमजोर कर रही है। ऐसा बोल रही है पंकुरी अग्रवाल जी। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। अभी क्या सही क्या गलत, सरकार अमेंडमेंट रूल्स तो ले ही आई है। ठीक है, आपको मैंने केस पूरा समझा दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्चुअस रिकवरी, रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज इन दिसंबर ऑगर वेल बट द इकोनॉमी स्टिल इन अ फ्लक्स। अब हमारी सरकार के पास इस समय पे पैसे नहीं है, लेकिन जीएसटी कलेक्शंस जो निकल के आए हैं 2020 दिसंबर के वो थोड़े प्रॉमिसिंग है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल न्यूज़ ही बताई थी। लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी रिसिप्ट्स आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये ग्रॉस जीएसटी रिसिप्ट्स है, नेट जीएसटी रिसिप्ट्स नहीं है। मतलब कि ये जो 1.15 लाख करोड़ है ये पूरा वो पैसा नहीं है जो सरकार के पास आया है, इसमें से बहुत सा सारा पैसा जीएसटी रिफंड ले लेंगे लोग, तो ओवरऑल जो नेट पैसा निकल के आएगा वो कम आएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, जब बजट पेश किया जाता है तो मैंने आपको बताया कि बजट के समय पे सरकार पैसा कहां से आ रहा है यानी इनकम साइड, और पैसा कहां पे खर्च हो रहा है यानी एक्सपेंडिचर साइड, दोनों का अकाउंट पेश करती है सरकार। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार एक एस्टिमेट बनाती है कि आगे आने वाले समय में हमको इस टैक्स से इतना इतना पैसा आएगा। 2020-21 में इनडायरेक्ट टैक्सेस से या जीएसटी से कह लीजिए जितना पैसा सरकार ने एक्सपेक्ट किया था उसका केवल 40% ही आया है अब तक। ठीक है भाई। अगर आप बात करो इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे बड़ा टैक्स निकल के आता है वो निकल के आता है आपका जीएसटी। और जुलाई 2017 जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से एक महीने में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी महीने में आया है तो वो आया दिसंबर 2020 में। इसकी बहुत सी वजह हो सकती है। देखिए, दिसंबर 2020 में उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसा आया है जो कि नवंबर 2020 में हुई, और नवंबर 2020 में दिवाली सीजन था, प्लस पैंडेमिक खत्म हुआ था, तो लोग बहुत लंबे समय से घर में बैठे हुए थे, तो निकल के वो थोड़ा बहुत पैसा खत्म कर रहे थे। सरकार यहां पे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो पैसा है जो कि 1.15 लाख करोड़ का जो हमारा जीएसटी रिसिप्ट आया है, आगे आने वाले महीनों में भी इतना ही रहेगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनेंशियल ईयर में जो 3 महीने बचे, इन 3 महीनों में भी इतना ही पैसा यहाँ पे सरकार एक्सपेक्ट कर रही है। अभी उतना आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में कह नहीं कह सकते, क्योंकि भाई दिसंबर में जो पैसा आया उसको आप बोल सकते हो रैपिड पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, या फिर आप कह सकते हो कि लोगों के अंदर इकोनॉमिक फटीग था, एकदम से वो निकला और काफी सारा पैसा खत्म हुआ। एक्चुअली में जनवरी, फरवरी और मार्च में इतना पैसा आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में भी हमें देखना बाकी है। फिर और बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देखिए, जीएसटी में बहुत से फ्रॉड्स हो रहे थे, जैसे कि फेक इनवाइसेस, फेक जीएसटी का रिफंड ले लेना।
तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने क्रैकडाउन किया है, जिसके चलते बहुत सारे जीएसटी जो फेक ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ सरकार की एजेंसीज ने एक्शन लिए, जिसके चलते जीएसटी कॉम्प्लियंस इंप्रूव हुआ है, ये बोल रही सरकार। नए जीएसटी रूल्स 1 जनवरी से इफेक्टिव होंगे। मैंने आपको बताया था कि 1% ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी को कैश में देना है, ऐसे बहुत से जीएसटी रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। 1% जीएसटी लायबिलिटी कैश में क्यों देनी है, इसके बारे में भी मैंने पहले करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में कई बार बात की है, मैं यहाँ पे अलग से नहीं बताऊंगा। फिर अगर जीएसटी की बात की जाए तो जितना भी सामान इंडिया में इंपोर्ट हुआ है उस सामान के ऊपर जो जीएसटी मिल रहा है, इंपोर्ट पे जो जीएसटी ड्यूटी लग रही है, वो लगभग नवंबर में 27% बढ़ी थी। और वहीं पे अगर आप देखो मर्चेंडाइज का इंपोर्ट कितना बढ़ा है, तो भाई इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 13% से। तो भाई सामान जितना इंपोर्ट हो रहा है वो तो कम हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्शंस आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि वो सामान जिसके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगाया जाता है वो ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है भाई। फिर और बहुत सी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि भाई दिसंबर में हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं, तो चूंकि दिसंबर में हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको अलग से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे कोर सेक्टर्स नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट भी हुए हैं, जैसे कि सीमेंट और स्टील हल्का फुल्का उठा है बट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गए हैं, 35 लाख नौकरियां गई हैं नवंबर में, दिसंबर में और नौकरियां जाएंगी। तो सिर्फ जीएसटी की रिकवरी हो गई यहाँ पर 1.15 लाख करोड़ का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी सही रास्ते पे आ गई है, अभी भी हमारी इकोनॉमी बहुत ही गड़बड़ फेज में है। और अगला जो यूनियन बजट आना है इसमें सरकार को कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल है अ हरीड गैम्बल, ओपेसिटी इन कम्युनिकेशन इज डेंजरस व्हेन देयर इज हाई वैक्सीन हेजिटेंसी। यहाँ पे भैया जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो अब 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं। एक फॉर्मल अप्रूवल, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आना बाकी है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई इसने अप्रूवल दे दिया कोविशील्ड की वैक्सीन को, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन जिसको लोग बोलते हैं फेमसली। इसको तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पहले अप्रूवल दे दिया था और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगी थी, किससे, कोवैक्सीन से, जो कि भारत बायोटेक की वैक्सीन है। और कल न्यूज निकल के आई कि कोवैक्सीन को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। अब यहां पे बात यह है कि 2 वैक्सीन को ऑलरेडी इंडिया में इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारी और कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के जो अभी भी बन रहे हैं, लेकिन यहां पे बहुत सी वैक्सीन हेजिटेंसी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार के स्टेप के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जिसके चलते कोरोना का जाना बहुत जरूरी है। बट क्या कोरोना के जाने के लिए आप जल्दी से वैक्सीन हेजिटेंसी करके कोई भी वैक्सीन ले आओ, क्या वो सही है? अगर आप फेज 3 ट्रायल्स की बात करिए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके लिए तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास फेज 3 ट्रायल का डाटा है, क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसके फेज 3 ट्रायल केवल इंडिया में नहीं हुए हैं, यूके में भी हुए, ब्राजील में भी हुए और बहुत से देशों में हुए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में जो ट्रायल हुए थे इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के, उनका डाटा पब्लिश किया गया। उसके डाटा के बेसिस पे हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। और कहीं ना कहीं जो फेज 3 ट्रायल हुए हैं कोविशील्ड के इंडिया में, उनके डाटा के भी बेसिस पे एनालिसिस किए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और किसने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। लेकिन वो जो 1600 वॉलंटियर्स हैं जिनके ऊपर फेज 3 ट्रायल हुए हैं कोविशील्ड के, उनकी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। अगर ये वैक्सीन इतनी एफिशिएंट हैं कि आप इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हो, तो वो 1600 इंडियन वॉलंटियर्स जिनके ऊपर कोविशील्ड को वैक्सीन को टेस्ट किया गया, कम से कम उसके डाटा को तो आप पब्लिक करिए। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने की वैक्सीन ने अपने डाटा को पब्लिक किया है बाहर के देशों में। इंडिया में जो इनके टेस्ट हो रहे हैं खासकर एस्ट्राजेनेका के, उनके डाटा को अभी भी पूरी तरीके से पब्लिश नहीं किया है। और यहीं पे अगर आप बात कर लो भारत बायोटेक की, भारत बायोटेक तो अभी फेज 3 ट्रायल शुरू ही किया है उसने। फेज 3 ट्रायल के लिए अभी वॉलंटियर्स का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। एक ऐसी वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक जो कि इंडिजीनस है, नो डाउट इंडिजीनस है, बट इसके फेज 3 ट्रायल्स भी अभी नहीं हुए हैं।
और जिस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल नहीं हुए हैं उसको आप इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हो। ये कहां से एक दिमाग वाली बात है। अब सरकार का यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है? सरकार का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लॉन्च कर दी है, मान लीजिए कोई सेटबैक निकल के आता है कोविशील्ड नाम की वैक्सीन से, तो बैकअप में कोई दूसरी वैक्सीन होनी चाहिए ना, जो कि चीजों को स्टेबलाइज कर सके। तो हो सकता है सरकार ने इस बेसिस पे कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया हो, बट कोवैक्सीन के अप्रूवल को स्पेशली यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, रीजन बीइंग कि इसके फेज 3 ट्रायल्स अभी प्रॉपर तरीके से हुए ही नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जा रहा है, अब आपने कोवैक्सीन वैक्सीन के प्रॉपर तरीके से फेज 3 ट्रायल्स करवाए नहीं, अब एक वॉलेंटियर जिसको आप इम्बाइब कर रहे हो, जिसको आप एनरोल कर रहे हो फेज 3 ट्रायल्स में, आप सोचिए एक तरफ कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि अगले हफ्ते या 10-15 दिनों से लोगों को एडमिनिस्टर किया जाएगा कोवैक्सीन वैक्सीन को। तो वहां पे अब फेज 3 ट्रायल कैसे कराओगे? देखिए, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फेज 3 ट्रायल्स कराती हैं, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि फेज 3 ट्रायल सक्सेसफुल मतलब वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, हमें पैसे मिलने लगेंगे। अगर आपने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को पहले ही अप्रूवल दे दिया तो फेज 3 ट्रायल तो कंपनी अपने मन से करवाएगी ना, ढंग से फेज 3 ट्रायल होंगे नहीं और आपको ज्यादा वॉलंटियर मिलेंगे भी नहीं फेज 3 ट्रायल्स के लिए, क्योंकि वो वॉलंटियर्स देख रहे होंगे कि एक तरफ पे जो कोवैक्सीन है ये वैक्सीन की तरह दी जा रही है, तो जो चीज ऑलरेडी वैक्सीन की तरह बांटी जा रही है उस पर हम ट्रायल में क्यों वॉलंटियर करें। समझ गए आपको बात को? तो बस यहां पे सरकार को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को और भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो अप्रूवल हुआ है, वो बहुत तेज हुआ है। लोग वो वॉलंटियर्स जिनको रिक्रूट करके आप उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करके उनके रिस्पांस को देख रहे हो, उसका तुरंत ही आपने एक स्टडी करके उसको अप्रूवल दे दिया, ये सब बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है और इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए। यही सब इस ऑथर में, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की, डोंट इग्नोर द वुमेन फार्मर्स, द जेंडर गैप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विल ओनली वाइडन मोर विद द करंट फार्म लॉस। ठीक है भाई, यहां पे एक स्टेटमेंट कोट किया गया एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन जी का। देखिए एमएस स्वामीनाथन जी यहां पे क्या बोल रहे हैं। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वाज वुमेन हु फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप प्लांट्स एंड देयरबाय इनिशिएटेड द आर्ट एंड साइंस ऑफ फार्मिंग. While men went out hunting in search of food, women started gathering seeds from the native flora and began cultivating those of interest from the point of view of food, feed, fodder, fiber and fuel. बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था कि शुरुआत में एंशिएंट इंडिया की बात कर लीजिए या फिर मिडिल इंडिया के शुरुआती फेज की बात कर लीजिए, जो मेन थे वो ऑब्वियसली हंटिंग के लिए आते थे, तो जानवर को मार के लाना है, खाना है, ठीक है भाई। तो घर पे रह के ये वुमेन क्या करती थी? ये क्रॉप प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करती थी, फार्मिंग कैसे करना है ये बैठे बैठे वुमेन इजाद करती थी। तो कहीं ना कहीं वुमेन ने सीड्स की गैदरिंग को शुरू किया, वुमेन ने नेटिव फ्लोरा को डेवलप किया और इनको कल्टीवेट करना शुरू किया। किस इंटरेस्ट से? ताकि इनसे खाना आ सके, इनसे हमारे जो भेड़ बकरियां उनके लिए फॉडर आ सके, फाइबर आ सके, फ्यूल आ सके, यानी लकड़ियों को जला के हम आग बना सके। तो ये सब चीजें इजाद किसने की है? यहाँ पे ये सब चीजें इजाद की हैं वुमेन ने। कुल मिला के स्वामीनाथन साहब यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप फार्मर को आइडेंटिफाई करते हो तो किसके साथ आइडेंटिफाई करते हो? एज अ मैन आइडेंटिफाई करते हो। आपको बता दो, जब भी हम एक फार्मर की इमेज को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं ना, तो हमको एक मैन फार्मर दिखता है, जबकि ऐसा है नहीं। एग्रीकल्चर फील्ड में वुमेन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप बात करो एग्रीकल्चरल सेंसस की, तो 73.2% ऑफ द रूरल वुमेन आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज। यानी जो ओवरऑल रूरल वुमेन है इंडिया की, जो गांव के इलाकों में रहती है, उसमें 73% से ज्यादा वुमेन्स इन्वॉल्व हैं फार्मिंग एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर में। बट अनफॉर्चुनेटली वो वुमेन जिनके पास किसी भी प्रकार के लैंड की ओनरशिप है वो केवल लगभग 13% है, टू बी प्रिसाइज 12.8%। तो भाई वुमेन एक मेजर 73% वुमेन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो लैंड ओन करती है वो केवल 12.8% वुमेन है। ओके, उसके बाद ड्यू टू कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस फोर्सेस वुमेन हैव बीन डिनाइड ओनरशिप ऑफ द लैंड। देश में कल्चरल, सोशल और रिलीजियस फोर्सेस की वजह से जो लैंड की ओनरशिप है वो बहुत बार वुमेन को नहीं दी गई है। जब एक फादर मरता है तो वो अपने बेटों के बीच में अपनी लैंड को बांट जाता है और अपनी बेटियों को कुछ नहीं देता, उनकी वो शादी करवा देता है। तो उसकी शादी में जो पैसा खत्म करता है ये बोल दिया जाता है कि यही तुम्हारा पैसा है, बाकी सब तुम्हारे भाइयों के पास जाएगा। तो इस तरीके से एक गलत दकियानूसी ख्यालात बन गया हमारी सोसाइटी में कि जो फार्मिंग है, जो कि एग्रीकल्चर है,
ये एक मैन का प्रोफेशन है, वुमेन का इसमें कोई लेना देना नहीं, जबकि ये गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है वुमेन, अगर ये हट गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं। एक सर्वे है इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, इसकी रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया का 83% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ये किसको जाता है, तो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को जाता है। तो फादर अपना लैंड अपने बेटों के बीच में बांट के जाएगा, ना कि लड़कियों के बीच में। 83% एग्रीकल्चरल लैंड मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के पास जाएगा, 2% से कम फीमेल काउंटर पार्ट के पास जाएगा। तो कुल मिला के इससे ट्रेंड क्या बन रहा है, ट्रेंड ये बन रहा है कि ज्यादातर वुमेन्स को लैंड की ओनरशिप मिलती ही नहीं है, और जब उनको लैंड की ओनरशिप मिलती नहीं है तो वो फार्मर्स की डेफिनेशन में आती ही नहीं है। उनके घर वाले उनकी शादी कर देते हैं, शादी करके वो किसी और घर में चली जाती हैं, और जिस घर से वो आई थी वहां की जमीन वहां के जो लड़के थे उनके बीच में बांट दी जाती है। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाए, इसके कितने फायदे हो सकते हैं वुल्नरेबल सेक्शंस के लिए, ये इस बात से पता चलता है कि 81% ऑफ द वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से सबसे ज्यादा कैजुअल और लैंडलेस लेबर्स निकल के आते हैं, जिसमें वुमेन का नंबर बहुत बड़ा है। और इन सब चीजों के बाद भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ब्लाइंड आई कर रखा है, किसी भी तरीके से वुमेन को कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबर ही दिखाया जाता है, फार्मर नहीं दिखाया जाता। तो हमारे देश में जो सरकारें हैं वो वुमेन को एज अ कल्टीवेटर दिखाती हैं, एज अ एग्रीकल्चर लेबर दिखाती हैं, उनको कभी भी फार्मर्स नहीं डिस्प्ले किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे फार्मर को डेजिग्नेट करने के लिए उसके पास कोई जमीन होना जरूरी बनाया जाता है, और जमीनें वुमेन के पास अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है। और इस रिकॉग्निशन के बाद के वजह से वुमेन्स को सिस्टमेटिकली जितनी भी गवर्नमेंटल स्कीम्स निकाली जाती हैं किसानों के लिए, उसके बेनिफिट से दूर रहना पड़ता है। ठीक है भाई, तो अगर वुमेन्स को प्रॉपर लैंड ओनरशिप दी जाती, लैंड का टाइटल दिया जाता, तो आप सोचिए उनके पास किस किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती। पहली बात तो उनको एज अ किसान रिकॉग्नाइज किया जाता, उनको अपनी जमीन पे कल्टीवेशन करने के लिए लोन मिलता। जो भी लोन वेवर सरकारें देती हैं, राज्य की सरकारें देती हैं, केंद्र की सरकारें देती हैं, वो वेवर्स में इन वुमेन्स का भी फायदा होता। क्रॉप इंश्योरेंस मिलता, सब्सिडीज मिलती, अगर उनकी फैमिलीज में वो सुसाइड करती तो फैमिली मेंबर्स को सुसाइड मतलब कंपनसेशन मिलता। अब हालांकि इसको फायदे की तरह नहीं गिनना चाहिए, बट जो फार्मर्स को सुसाइड है वो हमारे देश में एक आम बात है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो कुल मिला के आपने वुमेन को फार्मर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, और जब आपने वुमेन को फार्मर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो उनको आपने किसी भी प्रकार के बेनिफिट से दूर रखा। और यहां पे वुमेन को फार्मर की तरह ना रिकॉग्नाइज करना ही उनकी एक प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। महिला किसान अधिकार मंच के नोट्स के हिसाब से यह बोला गया है कि जो वुमेन है उनके पास अनइक्वल एक्सेस है, बराबरी का अधिकार नहीं है जमीन पे, पानी पे और फॉरेस्ट पे। जमीन, पानी और फॉरेस्ट में भी जब अधिकार की बात होती है तो लेडीज को डिसएडवांटेज पे रखा जाता है, और मेल्स को हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में एडवांटेज पे रखा जाता है। ठीक है, और ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर तरीके की चीजों में पहुंचते हैं। तो मान लीजिए किसी लेडी के पास गलती से कोई फार्मलैंड आ भी गया तो उसको आसानी से स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इनपुट्स और मार्केट्स का एक्सेस पाना, रातों रात सुबह सुबह जाके उन फार्म्स को बेचना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको बनाती हैं वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। और जब वो हो जाती हैं वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, वो ऑटोमेटिकली मार्जिनल सेक्शन में आ जाती हैं, यानी उस सेक्शन में आ जाती हैं जिसको हमेशा दबाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कंपाउंड होगी किसके, फार्म लॉस के थ्रू। फार्म लॉस के थ्रू ओवरऑल किसानों का नुकसान है, ये हम सबको पता है, और किसी भी तरीके से वुमेन का बेनिफिट होता तो नजर ही नहीं आ रहा है। बट कोई ना कोई, कभी भी कोई वुमेन के स्पेसिफिक राइट्स की बात नहीं करता है, क्योंकि अभी के लिए तो किसान केवल इस बात पे लड़ रहे हैं कि फार्म लॉस को आप सुधार दो। उन फार्म लॉज में फार्मर्स में किस लेडीज के लिए क्या करना है, इसके बारे में तो अभी किसी पर ध्यान जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे खत्म होता है डिस्कशन दोस्तों। लाइक और शेयर किए बिना मत जाना वीडियो को। गुड बाय।